नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, सभी लोग पटवारी के लिए साइंस की तैयारी चल रही है। आशा करता हूं और भी अच्छे से चल रही होगी। साइंस में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि अधिकांश चैप्टर साइंस के हम कर चुके हैं। मोस्टली टॉपिक हमारे बायोलॉजी के हो चुके हैं। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री इस लेवल की पढ़ा देंगे कि आपने पूरे इंदौर में कहीं भी केमिस्ट्री उस लेवल की नहीं पढ़ी होगी। बेटा, जो नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर रहे आज। कल जो टॉपिक था हमारा प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन, उसी पर आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले बच्चे। प्रजनन तंत्र का रिप्रोडक्शन टॉपिक था, मेल रिप्रोडक्शन चल रहा था, उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट उसको बड़ी आसानी से उसे कवर कर लिया था। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कल हमने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से थोड़ा सा जानकारी दी थी। सभी बच्चों जुड़ जाओ, सभी बच्चे जुड़ जाओ। साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके लिखते चलो, जिससे सभी बच्चे अपनी तैयारी को सुचारू रूप से पूरा करें। और आज हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा या आपने देखा होगा। आज सेकंड पार्ट की ओर कदम रख रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? सबसे पहले तो ये मेल में निकलता है। किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में पाया जाता है। ये फीमेल में नहीं पाया जाता, ओनली मेल में पाया जाता है। मेल की एक कोशिका थी, इस कोशिका का नाम था लैडिंग कोशिका। किस सेल से निकलता है? लैडिंग सेल से। इस सेल को लैडिंग सेल, आपको पीछे दिखा देता हूं कौन सी सेल थी लैडिंग सेल। ये वाली थी लैडिंग सेल। लैडिंग सेल या अंतराली कोशिका से, अंतराली कोशिका से हमारा क्या निकल रहा था? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करें, सबसे मुख्य रूप से सबसे पहले तो ये मेल में पाया जाता है। और कौन सी सेल से निकलता है? तो लैडिंग सेल, अंतराली अंतराली सेल से निकलता है। अंतराली सेल से निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे द्वितीयक लैंगिक जनन को प्रभावित करता है। द्वितीयक लैंगिक जनन को प्रभावित करता है। जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी होगी तो बच्चे कमेंट में लिख दें लैंगिक द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है। जिन बच्चों ने कल की क्लास पूरी देखी होगी उनको द्वितीयक लैंगिक या प्राथमिक लैंगिक, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्शन कैरेक्टर के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो हमने क्या बताया, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल में ही निकलता है। और बेटा कौन सी कोशिका से निकलता है? लैडिंग कोशिका से निकलता है। हमने ये भी बताया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक का लक्षण है। द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन होते हैं? आपको यह भी बताया था कल, आवाज का भारी हो जाना। पुरुषों की आवाज का जब भारी हो जाना वो आपका द्वितीय लैंगिक लक्षण आता है। दाढ़ी मूंछ का आ जाना ये भी टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। छाती पर बाल आ जाना ये भी टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। हम ये कह सकते हैं हमारे लैंगिक पार्ट पर बाल आना भी टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। तो इसके मुख्य चीज आपको याद रखना है कि लैडिंग सेल से निकलता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण को कैरेक्टराइज करता है, और बेटा मेल में ही निकलता है, पुरुषों में नहीं, फीमेल में नहीं निकलता। ठीक है बच्चा, ये आपको पूरा पढ़ा दिया था। आज पढ़ने वाले अधिवचन। क्या पढ़ने वाले? अधिवचन सीखेंगे बच्चों। थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ते हुए चलेंगे। अगर थोड़ी सी हम ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हमें पूरी जानकारी मिलेगी। पहले हमने टेस्टिस को कंप्लीट कर लिया, पूरी वर्षन को हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। पूरा टेस्टिस हमने जड़ से खत्म कर दिया था कि स्पर्म संख्या क्यों कम हो जाती है, नपुंसकता क्यों हो जाता है, गर्मियों में टेस्टिस बाहर होते हैं, सर्दियों में अंदर चले जाते हैं। ये भी बात मैंने आपको पूरी तरह से बताई हुई थी। आज टेस्टिस के बाद दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो भाग है, उसे हम कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण कहते हैं। देखेंगे, वृषण एक प्रत्येक शुक्र जनन नलिका से एक पतली नलिका निकलती है। वृषण की प्रत्येक शुक्र जनन नलिका से क्या निकलती है? एक
पतली नलिका निकलती है, एक पतली नलिका निकलती है जिसे बास इम्पेरेंसिया या हमने अधिवृषण कहते हैं। देखिए बेटा, ये वृषण है, वृषण से क्या निकलती है बेटा? पतली नलिका निकलती है, शुक्रजनन नलिका निकलती है। ये वृषण से बेटा पतली पतली शुक्रजनन नलिका निकलती है और आगे चल के ये मोटी हो जाती है, आगे चल के मोटी हो जाती है। इस वृषण से बाहर आकर एक जाल बनाती है, इसे हम वृषण जाल कहते हैं। ये मोटी कुंडलित नलिका होती है, ये मोटी आगे चल के ये क्या हो जाती है? मोटी कुंडलित नलिका होती है। जो प्रश्न आने वाला है उस पर भी चर्चा करूंगा। प्रश्न पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व एवं स्थिर होते हैं। एक प्रश्न याद कर लेना, इसमें बेटा शुक्राणु क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। बस एक क्वेश्चन याद कर लो, बस शुक्राणु कैसे होते हैं? स्टोर होते हैं, संग्रहण होते हैं, या शुक्राणु परिपक्व होते हैं। कोई बच्चा ये बताओ, शुक्राणु को या स्पर्म को पोषण देने वाली सेल का नाम क्या है? वो आप कमेंट में लिख दो बेटा। शुक्राणु क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। परिपक्व मतलब ग्रोथ होती है या विकसित होते हैं। मेरी बात सुनेंगे 2 मिनट। अधिवृषण का सबसे मुख्य कार्य आपको याद रखना है, और आपके पेपर में कोई मतलब की चीज नहीं है, एक ही मतलब की चीज है कि ये अधिवृषण जो होता है, अधिवृषण शुक्राणु स्टोर होते हैं। वृषण से स्पर्म निकले, टेस्टिस से स्पर्म निकले, स्टोर किसमें हो जाते हैं? तो स्टोर होते हैं अधिवृषण में। तो कहने का अर्थ है टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं, निकलकर किसमें स्टोर हो जाएंगे बेटा? अधिवृषण में। और यहां पर इनका क्या होता है? परिपक्व हो जाते हैं। कहने का अर्थ है हमारे घर में स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा सामान होता है उस एक्स्ट्रा सामान को स्टोर रूम में रख देते हैं। इसी तरह बेडरूम होता है, बेडरूम में सोने के लिए होता है। डाइनिंग टेबल और डाइनिंग रूम होता है खाना पीना बैठना। इसी तरह स्पर्म सबसे पहले टेस्टिस से निकलकर कहां पर आते हैं? तो सबसे पहले आते अधिवृषण में, संग्रहण या स्टोर होते हैं अधिवृषण में। वहां पर ये परिपक्व का मतलब ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उनमें पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। ये आपको अधिवृषण की कहा। तो यहां से एक ही प्रश्न बनेगा बेटा, एक ही प्रश्न बनेगा कि अधिवृषण में क्या होता है? शुक्राणु स्टोर होते हैं। शुक्रवाहिनियां स्पर्म डक्ट क्या होता है? शुक्रवाहिनियां स्पर्म डक्ट क्या है? तो देखेंगे शुक्रवाहिनियां अधिवृषण का अंतिम सिरा सकरा होकर, देखेंगे मैंने बताया ये अधिवृषण है, अधिवृषण का ये अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा हो गया। अधिवृषण का अंतिम सिरा सकरा हो जाता है। क्या हो जाएगा? सकरा होकर किसमें खुलेगा? शुक्राशय में शुक्रवाहिनी बनाता है। अंतिम सिरा पतला होकर क्या बनाएगा? शुक्रवाहिनी बनाएगा। और ये शुक्रवाहिनी किसमें खुलती है? तो आपको बताओ किसमें खुलती है? शुक्राशय में खुलती है। चलो 2 मिनट की बात है, क्या बता रहा हूं उस पर समझ। अधिवृषण का जो अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा, अंतिम सिरा अधिवृषण का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा सकरा हो जाएगा। देखिए ये अधिवृषण का अंतिम सिरा क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। और सकरा होकर किस में बदल जाएगा? शुक्रवाहिनी में बदल जाएगा। शुक्रवाहिनी को क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट में क्या करेगा? बदल जाएगा। तो अधिवृषण का जो अंतिम छोर ही है वो पतला होकर स्पर्म डक्ट बनाता है। और ये स्पर्म डक्ट किस में खुलता है? शुक्राशय में खुलता है। तो बेटा ये जो स्पर्म डक्ट है या शुक्रवाहिनी है, ये किस में आकर खुलती है? तो आप बताओ सर, ये शुक्राशय में खुलती है। तो बेटा शुक्राणुओं को लेकर शुक्राशय तक ले जाकर शुक्रवाहिनियों को वीर स्खलन नलिका भी कहते हैं। तो इसमें शुक्रवाहिनियों में वीर स्खलन नलिका होती है। जो वीर का जो स्खलन होता है वो इस वाले भाग में होता है। एक बार देख लोगे तो वो भी समझ में आया। शुक्राशय क्या होता है? सेमिनल वेसल क्या होता है? इसको समझ लो बेटा। शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर, एक क्वेश्चन कई बार आएगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो मेल के सेक्स ऑर्गन में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि आपको बता दें, सबसे पहले ये लिखा है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये वाली जो ग्रंथि है, ये इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये मेल के सेक्स ऑर्गन वाले भाग में पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती प्रोस्टेट।
तो बेटा शुक्राशय कहाँ होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर पाया जाता है। देखो शुक्राशय बेटा, ये हमारा सेमिनल का है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसी को हम सेमिनल वेसल या शुक्राशय कहते हैं। तो ये किसके ऊपर होता है? देखो ये कौन है बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर कौन है? शुक्राशय। ठीक है, इनकी दीवारों में एक चिपचिपा द्रव निकलता है जो शुक्राणुओं को पोषण देता है। इनकी दीवारों से लिक्विड निकलता है, चिपचिपा द्रव निकलता है जो बेटा शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करता है, पोषण देने का कार्य करता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर तो पाई जाती है, इनमें क्या निकलता है? एक चिपचिपा, इनमें चिपचिपा द्रव निकलता है जो हमारे वीर में उपस्थित शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करती है। दोनों और शुक्राशय आपस में मिलकर एक नली बनाते हैं जिसे स्क्लन नलिका कहते हैं। देखो एक शुक्राशय, ये कौन सा? दूसरा शुक्राशय, दोनों और आपस में मिलकर, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों और आपस में मिलकर एक नली बनाएंगे। इसी नली को क्या कहते हैं? ये नली बनाएंगे बेटा। इस नली को देखो ये लिखा है, इसे को स्क्लन नलिका कहते हैं। ये नली दोनों मिलेंगे, ये मिल गया बेटा और ये मिल गया, तो इस नली को हम क्या कहते हैं? इस नली को हम स्क्लन नलिका कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलती है। ये बेटा ये जो शुक्राशय है ना, यहां से होते हुए ये यूरेथ्रा से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलती है। जो क्वेश्चन आने वाला, मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन पे आऊंगा, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। शुक्राशय से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से पहुंचाना और शुक्राशय द्रव में फैक्टोल लाना। तो एक बात सीधी देखना, वीर्य में हमेशा फैक्टोल होता है। वीर्य जो आपका जो होता है उसमें बच्चा कौन होता है? फैक्टोज होता है। उसमें कौन होता है? फैक्टोज होता है। एक क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे जो वीर्य होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? उसमें फैक्टोज पाया जाता है। ये शुक्राणु को मूत्र मार्ग से बाहर की तरफ लाने का कार्य करता है और इसका कोई ज्यादा कार्य नहीं है। ठीक है, मूत्र मार्ग, आपका मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, ये रहा मूत्र मार्ग। ये जो मूत्र मार्ग है ये वाला, यहां से आप टॉयलेट करते हो, पेशाब जाते हो, ये आपका मूत्र मार्ग है ये वाला। ठीक है, ये मूत्र मार्ग है। तो देखेंगे एक पेशी नलिका है, मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। पूरा का पूरा जो हमारा जो पेनिस होता है, लिंग होता है, मांसपेशियों से मिलकर बना है, जो शुक्राशय से मूत्र को बाहर निकालता है। तो बेटा ये क्या करता है? जो शुक्राशय होता है से मूत्र को बाहर निकलता है। इसमें कौन जाता है बेटा? मूत्र होता है जो शरीर से बाहर निकालने का करता है। तो हमने बताया इसमें मूत्र बाहर निकलता है, इसके माध्यम से मूत्र बाहर निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? इसके माध्यम से हमारा मूत्र बाहर निकलता है, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग से, या सिसन के शीर्ष पर स्थित है। सिसन किसे कहते हैं बेटा? सिसन ये कहते हैं, ये वाला ये जो भाग है, ये वाले, ये जो ऊपर के जो भाग होते हैं, ऊपर वाला जो भाग है, इसे सिसन कहते हैं। तो सिसन के बीच में खुलती है, बीच में खुलती है बेटा। तो मूत्र यूरेथ्रा किसमें खुलता है? जो लिंग होता है, सिसन होता है, पेनिस होता है, उसके बीच में से, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी की पूरी यूरेथ्रा है, ये आपका सिसन हो गया, दोनों तरफ क्या है? सिसन। तो इसके बीच में जो खुलती है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, उसी को मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तथा रास्ते में इसमें शुक्राणु से स्क्लन नलिका आकर मिल जाती है। आगे चल के इसमें शुक्र नलिका भी आपको बता दें, अगर पेशाब करते समय स्पर्म आपका निकल रहा है ना, जैसे आप टॉयलेट करते हो या मूत्र का बाहर निकालते हो, तो अगर आपके मूत्र के साथ आपका स्पर्म बाहर आ रहा है, अब लोग वह कहेंगे हमको कैसे पता चलेगा मूत्र के साथ स्पर्म आ रहा है या नहीं? तो मूत्र की गाढ़ापन होता है, गाढ़ापन बदल जाता है। तो जब स्पर्म मूत्र के साथ बाहर आ रहा है, तो आपकी स्पर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको दिखवाना आवश्यक पड़ेगा, क्योंकि मूत्र के साथ स्पर्म आना अच्छी बात नहीं है। ठीक, अच्छी बात नहीं है। या मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन समय वीर्य स्खलन करने का भी कार्य करता है। यूरेथ्रा के बड़े बड़े कार्य हैं। यूरेथ्रा सबसे पहले तो सिसन जो होता है पेनिस के बीच में पाया जाता है, इसके माध्यम से हम मूत्र त्याग करते हैं, मूत्र को त्यागते, ये बीच में नली के रूप में होता है। ये बेटा मैथ्यूम या मैस्टोबेशन कहते हैं इंग्लिश में,
मैस्टरबेशन करते समय वीर्य जब निकलता है स्खलन, वीर्य का भी स्खलन इसी मार्ग से निकलता है। ठीक है बेटा, मैथुन करते समय या मैस्टरबेशन करते समय यहीं से बेटा नलिका से आपका स्पर्म निकल जाता है। पेनिस की बात करते, पेनिस लिंग आपको बता दें, ये दोनों के दोनों कौन है, ये गुलाबी कलर की और ये गुलाबी कलर की टेस्टिस है, वृषण। और यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट है, ये ऊपर के जो पार्ट होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम पेनिस कहते हैं। पूरा भाग पेनिस नहीं होता, ऊपर का जो पार्ट होता है इस वाले पार्ट को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट को पेनिस कहते हैं। ठीक है, या नर का बाह्य अंग है। नर का बाह्य अंग इसलिए कह रहे हैं कि ये मानव शरीर के बाह्य रूप में, मानव शरीर के बाह्य रूप में लटकता रहता है, बाह्य सतह पे होती है। जैसे टेस्टिस बाहर होते हैं, इसी तरह ये लिंग भी, हमारा शिशन भी क्या होता है, बाहर होता है। जो विशेष प्रकार का स्पंजी ऊतक है, मतलब कठोर नहीं है बेटा, मुलायम टाइप का स्पंजी ऊतक है। इसका ऊपरी भाग फूला हुआ होता है, फूले भाग को शिशन मुंड कहते हैं। इसका जो ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, शिशन मुंड कहते हैं। ऊपर वाला भाग होता तो शिशन ही है, तो उस वाले पूरे ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, शिशन मुंड कहते हैं। जो अत्यधिक संवेदनशील होता है और उद्दीपन होकर संभोग की इच्छा करता है। तो अट्रैक्शन, सेक्स के प्रति अट्रैक्शन जो होता है, संभोग के प्रति अट्रैक्शन करता है, वो शिशन करता है। कौन करता है, ये वाले भाग, इस वाले भाग जो ये जो सॉरी ये वाला भाग नहीं, ये वाला भाग, ये जो वाला भाग होता है वो अट्रैक्शन करता है संभोग करते हुए बेटा। शिशन वीर्य को मादा के जनन अंगों में पहुंचाने का क्या करता है, ये वाला पार्ट ही, ये वाला पार्ट ही आपके मादा के शरीर के अंदर वीर्य पहुंचाता है या स्पर्म पहुंचाता है। वीर्य पहुंच जाता है, स्पर्म मिल जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में आप थोड़ा सीखो, थोड़ा प्रोस्टेट एक दरवाजा, प्रोस्टेट ग्रंथि दरवाजे का काम करती है, दरवाजे का काम करती है बेटा। कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि दरवाजे का काम करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। कैसे, जब हम मूत्र त्याग करते हैं ना बच्चा, हम टॉयलेट करते हैं तो खाली टॉयलेट ही आनी चाहिए, यूरिया आनी चाहिए, यूरिन आनी चाहिए। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती, दरवाजे का काम करती, मतलब जब हम मूत्र त्याग करें, क्योंकि हमारे जो पेनिस में वो नलका भी है, स्पर्म नलका भी है, स्पर्म डक्ट भी है, जब हम मूत्र त्याग करें तो खाली स्पर्म को आने से रोकती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, मूत्र त्याग करते समय जो स्पर्म बाहर ना आ जाए उसको, स्पर्म को आने से क्या करती है, रोकती है। वो इस मुख्य ग्रंथि का कार्य, प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य। अगर किसी व्यक्ति का स्पर्म कर, जैसे मूत्र त्याग करते समय, मूत्र त्याग करते समय स्पर्म बाहर आ रहे हैं तो बेटा उसमें बीमारी है बेटा, उसको डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता है कि हमें स्पर्म आ रहे या नहीं आ रहे, तो वो आपका जो मूत्र चेक करवाना पड़ता है, जैसे कुछ हलचल हो जाती है बेटा शरीर के अंदर। ठीक है, समझ आया बेटा। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि किसका काम करती है, दरवाजे का काम करती है। कहने का अर्थ है कि हम जब मूत्र त्याग करते हैं तो उसके साथ स्पर्म बाहर ना आ जाए, स्पर्म बाहर ना आए, इसलिए प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ है, ये वाली है, ये वाला भाग, ये जो भाग है वो कौन है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ग्लैंड है। पहली बात तो ये मेल में ही पाई जाएगी, ये किसमें पाई जाएगी, मेल में होगी, फीमेल में नहीं पाई। मूत्र मार्ग में जहां पर स्खलन नलिका खुलती है, स्खलन नलिका मतलब जहां से वीर्य आ रहा, वहां मूत्र मार्ग के चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। इसमें एक द्रव पाया जाता है जो वीर्य का 15 से 30% भाग बनाता है। तो इसमें भी एक लिक्विड पाया जाता है जो वीर्य का 15 से 30% भाग बनाने का कार्य करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है इसका, स्पर्म को आने से रोकती है। वीर्य में गंध जैसी गंध आती है, आपको पता है स्पर्म में क्या आती है, गंध आती है जब वीर्य, सॉरी स्पर्म में, वीर्य में जब एक स्खलन होता है ना, मैथ्यून हो जाता है, मैस्टरबेशन हो जाता है, तो आपको ये भी जानकारी होगी कि उससे जो वीर्य जो होता है, सीरम होता है, उसमें से गंध आती है। तो गंध इसी के कारण आती है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि ही उसमें गंध पैदा करती है इस वीर्य में। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ एक मटर के समान
ग्रंथि पाई जाती है, जिसे ये भी ग्रंथि कई बार पूछी जा चुकी है, क्राउपस ग्रंथि। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि क्राउपस ग्रंथि कौन सी है, तो मेल में पाई जाती है बेटा, ये भी सेक्स से संबंधित है, हमारे लिंग से संबंधित है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी हमारे अंदर पाई जाती है पुरुषों में, और क्राउपस ग्रंथि जो होती है वो भी बेटा हम लोगों में पाई जाती है। इसमें एक द्रव पाया जाता है, वीर्य को गाढ़ापन करने में सहायता होती है। जो वीर्य जो गाढ़ा होता है ना, गाढ़ेपन को करने के लिए मुख्य रूप से क्राउपस ग्रंथि पाई जाती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, मूत्र के साथ साथ पहली बात तो गंध उत्पन्न करती है, और मूत्र के साथ साथ स्पर्म बाहर ना आ जाए उनके लिए जिम्मेदार होती है। तो बेटा अगर समझ में आ गया हो तो बच्चा एक बड़ा सा ओके लिख देना। बच्चों समझ में आ गया हो तो ओके लिखो, जल्दी से जल्दी 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 ओके लिखो। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ लिया और हमने ये ग्रंथि पढ़ ली। ये ग्रंथि जो है ना बच्चा, ये ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाली ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हरदम पूछी जाती है कि क्राउपस ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पाई जाती है, पुरुषों में। कॉर्पस ग्रंथि या पुरुषों के भीतर पाई जाती है। यहां से एक पदार्थ निकलता है जो संभोग के समय चिपचिपा पदार्थ निकालता है, तो वीर्य जो चिपचिपा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ये सब करने का कार्य कौन करती है, कॉर्पस ग्रंथि। ठीक है, अब क्या बचा है, हाँ ये भी देख लो बेटा, वैसोकोटोमी क्या होता है, इसे पुरुष बंध्यकरण भी कहते हैं। बेटा समझ में आते रहना बेटा थोड़ा सा, क्योंकि मोस्टली चीज मैं कल समझा चुका हूं मेल रिप्रोडक्शन की। अब आपने पढ़ा या ना पढ़ा वो आपकी गारंटी है, मैं पूरी ऊर्जा के साथ 100% चैप्टर को पढ़ा चुका हूं। अब आपका सिद्धांत क्या है, उसको पढ़ना। आप इतना पढ़ते नहीं जितना मैं पढ़ा देता। सुबह से 8 बजे से 5 घंटे रिकॉर्ड किया है लगातार 1 बजे तक, और फिर भी आप 2-2.5 घंटे इधर, 5 बजे घर पहुंचेंगे रूम पर। बेटा आप पढ़ो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद लाइब्रेरी भी जाना है, पढ़ना भी खुद का, सारी चीजों को लेकर भी चलते बेटा। आप लोग पढ़ोगे नहीं तो मैं तो नहीं निकलेगा। तो वैसेक्टोमी क्या होती है, एक प्रकार की नसबंदी होती है। क्या होती है, नसबंदी। आपने सुनी होगी, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी। होता कुछ नहीं इसमें, पुरुष नसबंदी आपको इंदिरा गांधी के समय बहुत ज्यादा हुई थी। पुरुष नसबंदी जहां भी आदमी दिखते थे इकट्ठे, गाड़ी आती थी, पकड़ पकड़ के ले जाती थी। सन वही 82-83 सन, मुझे ध्यान दिए 82-83-84 सन थे। तो बहुत ज्यादा नसबंदी हुई थी, जनसंख्या कंट्रोल कर रहे थे उस समय, तो लोग वागों को खेतों से पकड़ पकड़ के आदमियों की नसबंदी कराई थी। और ये नसबंदी ठीक भी है। ठीक का मतलब ये है कि इससे अमेरिका जैसे देशों में तो इसको, जैसे कोई पापी आदमी होता है, पापी का मतलब रेपिस्ट होता है या उर्दंड आदमी होता है, उसकी नसबंदी करा देते। नसबंदी नहीं होगा तो वीर नहीं बनेगा, वीर नहीं तो स्पर्म नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा तो कोई बच्ची फेमिनेट नहीं होती। तो ये सारी क्या होती है, जैसे आजकल महिला में होता है 55 साल से जो गर्भाशय होता है, बच्चा दानी होता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है। 40 साल 45 साल के बाद महिला का अधिकांश केसों में देख रहा हूं, क्योंकि बच्चे दानी 50 साल हो जाए, पर 45 से 50 साल में, 45 से 50 साल तक ही हमारी गर्भाशय जो होता है वो स्वस्थ रहता है, बच्चा देने की। आवाज आने लगी, आवाज आने लगी क्या, सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो ओके ओके लिख दो जल्दी से। सभी बच्चे सभी बच्चे सभी बच्चे सभी बच्चे जो भी जुड़ रहा है, सभी बच्चे ओके ओके लिख दो। आज हम बड़ा अच्छा टॉपिक लिख रहे हैं, आने लगी, ओके ओके लिखते चलो बच्चों। तो बच्चा हमने क्या सुना, नसबंदी पढ़ेंगे, आपकी आज नसबंदी कराकर छोड़ूंगा, ठीक है। नसबंदी कराने से कोई कुछ नहीं होता, ना स्वास्थ्य मर्दानी पे कोई कमी आती, ना स्वास्थ्य कमजोर होता, ना शरीर कमजोर होता, हमारा शरीर और बढ़िया रहता। पर आदमी है, लड़के हैं, मर्द आदमी है, मर्द के अंदर की हमारी मर्दानी कम हो जाएगी अगर नसबंदी कराए। सारी चीज महिला ही कराने बैठे क्या, लड़के महिला ही पेट का ऑपरेशन करवाएं, महिला ही बच्चा पैदा करें, तुम क्या करोगे, तुम राजा हो किसी क्षेत्र के जो तुम शासन करोगे। आपकी भी नसबंदी करवा देंगे, मोदी जी ये पॉलिसी लाए, नसबंदी करवाओ,
जो फालतू वाले आदमी है। ये तो पॉलिसी तो भारत में भी हो रही है बेटा। अमेरिका में थोड़ी सी चर्चा भी करूं नसबंदी के बारे में, क्या है ये पॉलिसी थोड़ा अमेरिका में भी है। देखो अमेरिका की पॉलिसी और इंडिया की पॉलिसी में कितना बड़ा अंतर है। मैंने कुछ कुछ समय पहले मैंने एक मैगजीन में पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट है मुझे। आप नहीं पढ़ते हो? आप पढ़ते हो क्या? आप पढ़ते हो ये? आप पढ़ते हो? खैनी खाओगे? खैनी, गुटखा, राजश्री, उनमें इंटरेस्ट है? थोड़ा सा पढ़ो मेरा चीजों को। अमेरिका की पॉलिसी और इंडिया की पॉलिसी में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ, फिर आगे पढ़ूंगा, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। अमेरिका का एक हर साल पेपर होता है, हर 4 साल या 5 साल में पेपर होता है। उसमें 5 साल के बच्चे, 5 साल से बच्चे पेपर देते हैं। 5 साल, 5 से 8 साल, 10 साल तक बच्चे पेपर देते हैं। हमारे यहाँ 5 साल का बच्चा सुसु करता है। 5 से 10 साल का बच्चा जो होता है, 10 साल मान लो, पेपर देता है। पूरी अमेरिका सरकार जो पेपर निकालती है, पेपर देता है, उसमें क्या होता है, पूरी उसमें से पेपर देता है, बच्चे जो देते हैं उनमें 100 बच्चे को छांटा जाता है। पूरे कंट्री में 100 बच्चे छांटे जाते हैं। 100 बच्चे छांटे जाते हैं, जिसमें बच्चे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। उन बच्चों को छांटा जाता जिनका आईक्यू लेवल, दिमाग, उनका आईक्यू जो होता है लगभग 120 से ज्यादा हो। विवेकानंद जी का कितना था? 120 130 समथिंग था आईक्यू लेवल विवेकानंद जी का, हमारे आदरणीय विवेकानंद। तो ऐसे बच्चों का निकाला जाता है जिनका आईक्यू लेवल 150 हो, 140 हो गया, ज्यादा हो। अब बच्चे जो पास हो गए, 100 बच्चे ले लिए सरकार ने, अब उन बच्चों को अपने अंडर में ले लेगी, उन्हें पढ़ाएगी, लिखाएगी, खिलाएगी, सब कुछ कराएगी। और जब वो उन्हें डॉक्टर बना देगी, क्या बना देगी? डॉक्टर बना देगी, साइंटिस्ट बना देगी, इंजीनियर बना देगी, उन्हें बड़े बड़े सब बना देगी। अब उनसे कहेगी, अब एक डॉक्टर मेल है। अब सरकार क्या कहती है कि हमने तुम्हारा पूरा खर्चा उठाया, शादी तक करवा दी, पैसा पे पैसा खर्च किया, तुम करोड़ों रुपए हम तुम्हें देते हैं, अब हमारा काम करो। तो मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर की शादी करवा देते हैं। फीमेल डॉक्टर की शादी करवा दी। बताओ इसका दिमाग कितना तगड़ा होगा, इस डॉक्टर का, और इस लड़की का दिमाग कितना तगड़ा होगा। शादी करवा दी, और उन सबकी 100 लड़कों को पास किए, उसमें लड़की भी लड़के, उन सबकी बड़े होने पर शादी करवा देते हैं। और उनसे कहते हैं अब तुम कुछ मत करो, बच्चे पैदा करो। अब उनसे कहते हैं, सरकार कहती है तुम कुछ मत करो, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, अब उनसे सरकार कहती है बच्चे पैदा करो, 4 5 2 4 जो भी हो सकते बच्चे। क्यों? अब जो बच्चा पैदा होगा, उनके उनमें से मेल और फीमेल से जो बच्चा पैदा होगा, वो बेटा क्रीम होगा। क्रीम का मतलब उसका भी आईक्यू लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। माता पिता से आईक्यू लेवल मिला और वो क्रीम निकलेगा बेटा, क्रीम बच्चा पैदा होगा। क्योंकि डिपेंड तो माता पिता पर ही आधारित होता है। तो बच्चा जो पैदा होता है माता पिता पर लक्षणों पे आधारित, तो डीएनए करता है, पॉलिसी है, इसलिए विकसित देश है बेटा। औद्योगिकरण सब कुछ वहां पर अच्छा है, और साइंटिस्ट वगैरह वहां पे इसलिए अच्छे है क्योंकि वहां पे पॉलिसी चलती है ऐसी। हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं चलती, हमारे यहाँ पॉलिसी चलती है जब तक लड़का नहीं होगा तब तक पॉलिसी करते रहो करते रहो करते रहो। अगर 3 लड़की हो गई फिर भी चौथा लड़की हो गई फिर भी, पांचवा, जब तक लड़का नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लड़के का कार्य है कि वो एक सामाजिक क्षेत्र का परंपरा है, परंतु ये सामाजिक क्षेत्र की परंपरा गलत है। जितना लड़कियां अपने क्षेत्र में कर रही हैं, लड़के नहीं कर रहे हैं। आज यूपीएससी टॉपर लड़कियां ही निकल रही है, एमपी टॉपर लड़कियां। एक लोहा, हवाई जहाज को आसमान में उड़ाने का कार्य भी लड़की कर रही है। लड़कियां पायलट है, साइंटिस्ट हैं। लड़के क्या है? लड़के हैं, पर लड़कियां आज की स्थिति में बेटा बहुत कुछ कर रही है। वो मर्द परंपरा है कि लड़के ही घर का वन चलाते, लड़कियां भी चलाती है घर का वन। उन्हें स्वीकार तो करो, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर लेंगे जिस दिन, लड़कियां लड़कों से आगे हो जाएंगी। सत्य बात है। चलेंगे, बहुत ज्ञान हो गया। पुरुषों की नसबंदी कराते हैं, पुरुषों की नसबंदी, ये जनसंख्या कंट्रोल को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसके माध्यम से जनसंख्या क्या होती है? कंट्रोल होती है। अगर व्यक्ति की नसबंदी करवा देंगे ना, तो उसमें से वीर्य नहीं निकलेगा, स्पर्म ही निकलेगा। तो मां के गर्भाशय में कैसे जाएगा वीर्य, स्पर्म कैसे जाएगा? तो बच्चे का निर्माण होगा ही नहीं। तो ये जनसंख्या को कंट्रोल करता है। सेक्स जरूर होगा, सेक्स होगा,
मेल और फीमेल के बीच में होगा, परंतु सेक्स होने के बाद जो निकलता है ना डक्ट में से, एक्सपर्ट निकल रहा है, वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। अगर बाहर नहीं आएगा तो माँ की जो योनि होती है उसमें कैसे जा पाएगा? इसलिए अगर जा नहीं पाएगा तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसे विधि में पुरुषों की शुक्र नलिका, कौन सी बेटा? बार डिफरेंस शुक्र नलिका देखो ये वाली है, ये जो शुक्र नलिका है ये वाली शुक्र नलिका को, ये बार डिफरेंस इसको कट कर देते, इसको क्या कर देते? कट कर देते। शुक्र नलिका ही कट है गई तो बेटा देखो उधर, देखो उधर, अगर देखो इधर यहां से स्पर्म चले, स्पर्म ये टेस्ट स्पर्म बनते हैं ना, यहां से चले स्पर्म, यहां से चल रहे हैं बेटा, ये कट हो गई, यहां से कट कर दी, यहां से कट गई, क्या स्पर्म आगे बढ़ पाएंगे? स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यहीं पर भरे रहेंगे, जीवित रहेंगे, मर जाएंगे, जीवित रहेंगे, मर जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, इस विधि में शुक्र नलिका को काट दिया जाता है। पुरुषों की यहां पर कट लगा देते हैं, देखो यहां पर पूरी तरह से कट लगा देते हैं, यहां पर कट लगा देते हैं, जिसके कारण स्पर्म आगे नहीं, बीज आगे नहीं जा पाता और मां गर्भवती नहीं हो पाती। ठीक है। पर ये ध्यान रखना, किसको काट देते हैं? शुक्राणु नलिका को, शुक्राणु नलिका को काटते बेटा, शुक्राणु नलिका को, शुक्र नलिका नहीं, शुक्राणु नलिका, ये इस वाले भाग को पूरा काट देते बेटा, ये कट कर देते हैं, कट कर देंगे, कट करके सिल देंगे इसको, इस भाग को कट कर दिया। और आवाज प्रॉब्लम, आवाज गई, आवाज गई, आवाज गई, अब आई क्या आवाज? आवाज आई होगी तो लिख दो, जल्दी से लिख दो। आ गई सर, आवाज आई हो तो लिख दो जल्दी से। चलो आवाज आ गई हो तो मुझे पता चल जाएगा बच्चा। ओके ओके ओके, यस यस, ठीक है ठीक है, आवाज आ गई, ठीक है बच्चा, आज समझने की कोशिश करते थोड़ा। ओके ओके ओके। तो मैंने बताया नसबंदी क्या होती है, स्थायी प्रकार की होती है। स्थायी कैसी हो? परमानेंट होती है, परमानेंट, एक बार कट गई तो कट गई, फैल नहीं होगी, एक बार काटने के बाद कट गया, वो अलग बात है, किसी केस में फैल भी हो जाती है। ठीक है। पुरुष अपने साथी को गर्भवती नहीं कर सकता, सेक्स जरूर करेगा, परंतु अपने जो पार्टनर होते हैं उनको कभी भी गर्भवती प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, इसको कहते हैं वैस्कोटॉमी। ठीक है। अभी हो गया चैप्टर एंड, ये चैप्टर एंड हो गया, मेल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा समझा दिया है। फीमेल को अगर समय मिला तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे, परंतु फीमेल को ही पढ़ा दूंगा मैं, ध्यान रखना। परंतु आज जो हम थोड़ा सा इसके बाद नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। 2 मिनट आप वेट करें, पीपीटी को शेयर करवा। अब नए चैप्टर की ओर हम प्रवेश करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन से संबंधित पूरी जानकारी ले चुके हैं। आज हम पूरी जानकारी देंगे तुम सांस कैसे लेते हो। चलो बच्चों, नए टॉपिक की ओर चलते बेटा। टॉपिक का नाम क्या है? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। टॉपिक का नाम है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। ये मेरी गारंटी है, अगर मैंने आपको ये समझा नहीं पाया ना, पूरे दिमाग में डाउनलोड करा दूंगा, हर चीज का मीनिंग बताऊंगा आपको मैं, हर बिंदु का, हर चीज का मीनिंग बताऊंगा। इतनी गहराई में साइंस पढ़ेंगे, शायद इंदौर में कोई गहराई से साइंस पढ़ाता नहीं इतना। मैंने बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र के मुख्य रूप से कुछ कारण भी है। श्वसन तंत्र क्या है? ये बेटा आपका क्या है? पूरा श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में आप क्या लेते हो बेटा? सांस लेते हो। श्वसन तंत्र में सांस लेते हो और श्वसन तंत्र में आप सांस छोड़ते हो। ठीक है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इन दो चीजों पर इन दो शब्दों पर ही पूरा चैप्टर लगा है, जुड़ा हुआ। जब हम सांस ले रहे हैं तो गैस अंदर जा रही है, जब सांस को छोड़ रहे हैं फिर भी गैस बाहर जा रही है। जब गैस का अंदर लेना, गैस का बाहर छोड़ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक बेटा, 2 शब्दों से मैं पूरी उतारने वाला हूं, दिमाग में आपकी पूरी इमेज चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा? सबसे पहले श्वसन तंत्र के भाग पढ़ना है, क्रम में पूछा जाता है। आपका सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसके बाद कौन आता है, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद चलेंगे बेटा, एक एक करके सीखते हैं।
सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका मुख। कौन होता है? मुख होता है। मुख के बाद सबसे पहले आपका कौन होगा? मुख होगा। क्या होगा बच्चा? मुख होगा। बच्चा सीखना, थोड़ा इंग्लिश में ही बोलता चलूंगा, हिंदी बोलता है। मुख के बाद कौन आता है? नासिका, नोसर आती है, नासिका, नाक आती, नासिका आएगा। ये जो भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? नासिका कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं? नासिका कहते हैं। नासिका के बाद कौन आता है? नासा मार्ग आता है। बेटा कौन आएगा? नासा मार्ग, नेसल आएगा, नासा मार्ग। सबसे पहले मुख, मुख में नासिका, नासिका आ गया। नासिका के बाद देखो ये पूरा का पूरा जो अंदर का भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? नासा मार्ग कहते हैं। नासा मार्ग के बाद आपकी ग्रसनी। क्या आता है बच्चा? ग्रसनी, पायरेक्स। ये जो भाग है, इस वाले भाग को ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ग्रसनी। सबसे पहले आपको बता दें, मुख आएगा, मुख के बाद कौन आएगा? नासिका आएगा, नासिका के माध्यम से नासा मार्ग, फिर ग्रसनी। सीखने की कोशिश करें बच्चा, एक एक करके सिखाऊंगा, एक एक करके सीखो। किरण पूछा जाता है आपका, आज फेफड़ा आपको याद करवा दूंगा मैं, ध्यान रखना। सबसे पहले मुख, सबसे पहले कौन है? मुख। अब फिर कौन आएगा? ये वाला जो भाग हो गया, उसे नासिका कहते हैं। अब ये अंदर वाले पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को नासा मार्ग कहते हैं, नेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसल कहते हैं। अब बेटा यहां पर जो भाग है, ये वाला भाग, ये जो भाग है पीछे का भाग है, इस पीछे भाग को ग्रसनी कहते हैं। जहां पर खाद्य नलिका थी, ईसोफेगस, ये वाला पार्ट था, ये वाला, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। अब बेटा इधर देखना, इसे डिब्बे में जो रखा है ना, डिब्बे में, ये यहाँ पर जो कंठ होता है, ये जो कंठ है, इसको तुम पकड़ के देखना, इसको पकड़ के देखना। इस वाले भाग को कौन होता है? लैरिक्स होता है। इस वाले भाग में कौन होता है? लैरिक्स होता है। बच्चों साइंस को सीख लो, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? लैरिक्स। सिखाऊंगा आपको। फिर नीचे चलोगे, लैरिक्स के नीचे ये आपको ये गुंडा जैसा रचना दिखाई दे रही है, ये वाला भाग, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ट्रैकिया कहते हैं। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। चलो मैं सिखा देता हूं, एक चीज मैं सिखा देता हूं, ठीक है? आज हम सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आज आप सांस लेना सीख जाओगे, बचपन से नहीं ले पा रहे हो, आज ले जाओगे। ये फेफड़ा है आपका, ठीक। हम बात करेंगे संरचना को, समझ लो बेटा संरचना। अगर संरचना समझ में आ गई ना, फिर इसमें कुछ रखा नहीं है। हिंदी शब्द भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश शब्द भी बोल रहा हूँ, दोनों शब्दों में बोल लेंगे। मैंने बोला ये आपका माउथ है, सबसे पहले मुख, मुख आएगा, फिर ये नाक आएगी। ये कौन आएगी? नाक। इसे क्या कहते हैं? नासिका। इसे क्या बोलेंगे? नासिका। और ये पीछे का जो भाग है, इस पीछे वाले भाग को नेसल या नासिक, नासा मार्ग या नासिक मार्ग। ठीक है बच्चा? अब बेटा ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो भाग है, उसे हम कहते हैं ग्रसनी पायरक्स। ठीक है, ग्रसनी कहते हैं। और बेटा ये कंठ वाला भाग आ गया, ये कंठ वाला भाग आ गया। और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, देखो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ तो कंठ में कंपन हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कंठ में कंपन हो रहा है। इस वाले भाग को हम लैरिक्स कहते हैं। इस वाले भाग को लैरिक्स या स्वर यंत्र कहते हैं। लैरिक्स या स्वर यंत्र, जहां से आवाज उत्पन्न हो रही है बेटा, यहीं से हो रही है, यहीं से लैरिक्स से उत्पन्न हो रही है, इसे हम स्वर यंत्र भी कहते हैं। बेटा जड़ की खान निकाल लेता हूं साइंस की, मैं खुद मेडिकल से हूं और काफी लगभग मैं हर क्षेत्र में साइंस कई सालों से पढ़ा रहा हूं, कई सालों से पढ़ा रहा हूं, 8 से 10 साल। देखो 11th किया तब साइंस मुझ पर, 12th किया साइंस किया, पीएमटी की साइंस की, 2 साल वेटरनरी डेंटल किया तो साइंस किया, और 2014 से लगातार 15 से पढ़ा रहा हूं, साइंस ही पढ़ा रहा हूं। तो बताओ कहने का अर्थ है कितना पढ़ाया है? साइंस का ज्ञाता बना दूंगा आपको मैंने बताने की कोशिश करूंगा। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? लैरिक्स कहते हैं। अब बेटा लैरिक्स के जो नीचे वाला भाग हो गया, नीचे वाला जो भाग हो गया, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। इस वाले भाग को ब्रोंकाई कहते हैं। इस वाले भाग को, ये जो दो भागों में बट गया ना, ये दो भागों में, ये वाला भाग, ये दो भागों में बट गया, उसे ब्रोंकाई कहते हैं।
क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। बेटा देखो, ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसे हम हाँ, सीखो सीखो बेटा, अगर सीख लोगे तो मजा आ जाएगा। इस वाले भाग को, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं? ब्रोंकाई ही बोल रहे हैं। इस वाले भाग को हम ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकाई नहीं, ब्रोंकस कहते हैं। इसको ब्रोंकाई कहते हैं। इस यहाँ पर जो रखा है ब्रोंकस, ब्रोंकस कहते हैं, सॉरी ब्रोंकस कहते हैं इसको। थोड़ा मैं बता देता हूँ, ब्रोंकाई नहीं कहते, इसे ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पर पत्ती नुमा रचना पाई जाती है। क्या? पत्ती नुमा रचना होती है। इसमें भी बेटा कुछ पत्ती नुमा, या इनको कहते हैं ब्रोंकाई। इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। देख लो एक बार, गलत ना कर दे हम चित्र को एक बार अच्छे से, क्योंकि देखो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो डड्डी डड्डी हो गई उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। देखो यहाँ पर ये वाला जो भाग हो गया, ये जो भाग हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? और ब्रोंकाई। इन भागों को क्या कह रहे हैं? ब्रोंकाई बोला। अब बेटा यहाँ पर जो शाखा जो होती है, देखो बच्चा ब्रोंकाई और ब्रोंकस में क्या है, थोड़ा सा मैं चित्र के माध्यम से भी बता दूंगा। ये जो भाग है, मेन भाग है, उसे ब्रोंकाई कह रहे हैं। ठीक है, और जो छोटी छोटी है उसे ब्रोंका। ठीक है, एक बार चेक करते चलते आगे। सबसे पहले नासिका आएगी, फिर आपका नासा मार्ग होता है। इस वाले चित्र को ग्रसनी कहते हैं, इस वाले चित्र को लैरिक्स कहते हैं, इसको ट्रेकिया कहते हैं। ये जो ब्रोंकस होता है, इस वाले भाग को ब्रोंका। ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। चलेंगे और बेटा, और ये भी छोटी छोटी भाग को ब्रोंकस और एल्वुलाई कोलाई। बेटा सीखते चलेंगे। इसके अंदर छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जा रही है। फेफड़े के अंदर छोटी छोटी बेटा कूपिकाएं पाई जा रही है। फेफड़े के अंदर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जाती है, जिसे एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई को सीख लो बेटा। एल्वुलाई और क्या होता है? एल्वुलाई क्या है बच्चा? फेफड़े के अंदर छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जाती हैं जो गैसों को छानती हैं। एल्वुलाई क्या करती हैं? गैसों को छानती है, CO2 को छानकर वापस कर देती है, ऑक्सीजन को वापस अंदर ले लेती है। तो ब्रोंकाई जो जो एल्वुलाई जो होती है, इसको हिंदी में कूपिका लिखा होगा। आपको हिंदी में क्या लिखा होगा? कूपिकाओं। तो ये गैसों को छानने का कार्य करती है। अभी मैं संरचना बता रहा हूं बस आपको। ठीक है, तो बेटा नासा, नासिका मार्ग, ग्रसनी, लैरिक्स, ट्रेकिया, ये वाला जो भाग कौन हो गया? ब्रोंकस हो गया। और बेटा ये कौन हो गया? आपका ब्रोंकाई वगैरह हो गया, ये ब्रोंकियल हो गया। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। पूरा संरचना देख ली बेटा। मैं बात करूं, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बताओ, सांस को अंदर लेते हो, सांस को आप अंदर लेते हो और फिर सांस को बाहर छोड़ते हो, तो ये क्रिया क्या है? रेस्पिरेशन। ये मैकेनिक विधि है, ये रेस्पिरेशन सिस्टम है। जब क्या बात बताया था? रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आवाज आ गई तो ओके लिख दो, रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपने 9 बजे रोटी का सेवन किया, रोटी चावल आपने बहुत कुछ खाया यहाँ पर, ठीक है, आपने बड़े पार्टी करके आए थे, फलाना ढाबे से, होटल से खाना खा के आए, और किसी ने आपके पास दगा वह कर दी, धोखा दे दिया। सच्चा दोस्त तो वैसे ये बताओ, दोस्ती में तो धोखा होता है, पर वो ये मृत्यु वाला नहीं होता, वो एंड्स होती। जहां दोस्ती में धोखा नहीं हो, वो दोस्ती कैसे हो? बगावत नहीं हो, वो दोस्ती कैसे हो? आपने भी की हो, हमने भी की है, दोस्ती में बड़ा धोखा होता है, समझ जाना। अगर एक बार दोस्ती में धोखा हो जाए ना, और दोबारा से वही दोस्त आपके जीवन में आ जाए ना, वो पक्का दोस्त कहलाए। ये मेरी गारंटी है, मेरे साथ और सबके साथ होता है। अगर किसी दोस्त ने आपके साथ गलत कर दिया है और उसने आपसे सॉरी कह लिया, दोबारा आपके जीवन में आ गया, तो उससे पक्का दोस्त, आपसे गहरा मित्र कोई नहीं हो सकता। जहां दोस्ती है वहां धोखा जरूर है। ठीक है, आपने 9 बजे रोटी खाई और धोखा दे दिया किसी मित्र ने, और 9:30 बजे आपकी मृत्यु हो गई, तय बोल गई, और
10 बजे आपका 10 सुबह के 10 बजे आपका पोस्टमार्टम हुआ, तो जो भी कुछ खाया था ना इसमें रखा हुआ है, पचा नहीं है। क्यों भैया? ऑक्सीजन की भैया क्या हो गई? कमी हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? कमी हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा जब कमी हो जाएगी तो भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाएगा, क्योंकि भोजन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब ही तो बोलते हैं सुबह सुबह घूमने जाया करो, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा। जो मोटे लोग होते हैं वो घूमने नहीं जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। आजकल कोरोना कोरोना में देखा होगा तो ऑक्सीजन लेवल पूरा डाउन हो रहा था, सांस लेने में कुछ भी उनको दिक्कत दिक्कत हो रही थी। तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी तो आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम पूरा सही रहेगा, ना कभी गैस बनेगी, ना अपच होगी, ना आपका भोजन जितना खाओगे जल्दी से शरीर को लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत कुछ खाता हूं, लगता नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन का पूर्ण दहन नहीं हुआ, पूरा भोजन टूट नहीं रहा। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि भोजन को तोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। तो वो क्या कहलाता है? श्वसन भी कहलाता है। ठीक है, बेटा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। मैंने बताया जब भोजन टूटेगा तो वही क्रिया क्या कहलाएगी? श्वसन। बेटा मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? फेफड़ा, लंग्स करता है। मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण, वैसे पढ़ा तो हमने बहुत कुछ था, ग्रसनी पढ़ी, लैरिक्स पढ़ा, ट्रैकिया पढ़ा, ब्रोंकाई पढ़ा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। दो होते थे, एक और दो, दो फेफड़े होते हैं, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है। ये भी बात आपको समझ में गहरी रूप से आई होगी। ठीक है, आई होगी आपको गहरी रूप में। श्वसन एक उपापचयी क्रिया है, रख लो याद, रख लो बेटा, पेपर में आएगा। मैंने कैटाबॉलिक पहले ही पढ़ा दिया था बेटा, शुरुआत का पहला एक डेमो लेक्चर था मेरा, उसमें पढ़ा दिया श्वसन कैसी क्रिया है, उपापचयी क्रिया, कैटाबॉलिक। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, उपापचयी क्रिया क्या है? इसमें भी भोजन के अणु टूटते हैं, इसमें भी भोजन के अणु क्या होते हैं? टूटते हैं, जटिल अणु तो सरल अणु वगैरह। तो ये भी भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया है। तो बेटा क्वेश्चन यहां से तय कर लो, श्वसन एक प्रकार की कैसी क्रिया है? कैटाबॉलिक उपापचयी क्रिया। याद कर लो बच्चा, इसमें पचे हुए भोज्य पदार्थ का मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसा का कम ऑक्सीकरण होता है। तो बेटा उपापचय क्रिया का मतलब होता है इसमें भोजन टूटता है, जटिल अणु से सरल अणु वगैरह टूटने का कार्य करता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके फेफड़ों के माध्यम से कोशिका स्तर तक पहुंचाना, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिकीय श्वसन कर ऊर्जा होते हैं। तो बेटा इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पिछला पॉइंट आपको समझाना पड़ेगा। तो बेटा आप 2 मिनट के अंदर इसको देखो, फिर आपको मैं कोशिका, उसमें बेटा कमेंट में लिख लो, अगर समय में आया तो ओके लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो ओके। ठीक है, प्रजापति सबके देख लिया, ओके लिख दिया। तो बेटा इस पॉइंट को और समझ लो थोड़ा सा, फिर आगे चर्चा पूरी ही करनी है, पूरा ही लेके चलना है। ठीक है, एक बार इस साथ मानव में श्वसन सन की संरचना सबसे पहले आपको बता दिया है। नासिका आती है, पहले नासिका, फिर नासा मार्ग, फिर कौन सा आएगा? ग्रसनी, फिर लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फेफड़ा। ये बेटा क्रम पूछा जाएगा, आपको बता दें। आप पेपर दे लो, यूपीएससी का दे लो, एमपीपीएससी का देख लो, आजकल तो व्यापम भी यूपीएससी हो रहा है। वो गए जमाने जो लूसेंट पढ़ने पर 80-80 नंबर ले आते थे। 2000 शायद 16-17 की बात है, 15-16-17 में जब वैकेंसी आती थी, बच्चा कुछ नहीं पढ़ता, लूसेंट पढ़ लेता था, और इतना लूसेंट पढ़ लेता था बेटा, उसी में से पूरा सिलेबस आया था। आप पेपर हो रहे हैं तो उठा के देखना, लूसेंट से तो लूसेंट ही रह गए, क्वेश्चन नहीं आ रहे। ये इतना टफ क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया ना बेटा, सब बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि उनको क्रम ही नहीं याद होगा। पहले मुख गुहा, फिर कौन? नासिका, नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फेफड़े। ये बेटा क्रम याद कर लेना, किसी ना किसी पेपर में टकरा जाएगा। आप एसएससी का भी पेपर देते होंगे वहां पर भी टकरा जाएगा। ठीक है बच्चा, ये याद होना चाहिए, आपके दिमाग में याद होना चाहिए। चलो एक बार मैं याद करवा देता हूं, एक बार मैं याद करवा देता हूं,
जिससे आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, एक और मैं याद करवा देता हूं। ये आपका कौन है? नासा, नासिका। ये कौन है? नासिका। मुख कह लो, मुख के ऊपर नाक है। ये कौन सा भाग है? नासिका मार्ग। ठीक है, ये भाग है आपका ग्रसनी हो गया, ये भाग आपका लैरिक्स हो गया, ये जो भाग है आपका, ये वाला भाग आपका ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाई आ जाएगा, फिर ये जो संरचना पूछी है उसे ब्रोंकियोलस कहते हैं। ये फेफड़ा आपका दिया गया है दो। ठीक है, ये क्रम सब बच्चों को याद होना चाहिए। क्रम, क्रम नहीं याद है तो नहीं सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। एक भी पर्सन सवाल को नहीं सॉल्व कर पाओगे जब आपका क्रम याद, आपको क्रम नहीं पता तो। ठीक है, क्रम याद होना चाहिए इन चीजों का। चले बच्चा, ये आपको क्रम पूरी तरह से बता दिया है। ठीक, नासका की बात कर रहे हैं, नासका तो पूरा डिटेल लेते हुए चले सर। नासका श्वसन तंत्र का सबसे पहला मार्ग होता है। नासका आपके श्वसन तंत्र का सबसे पहला मार्ग होता है। क्या आप सांस कहां से लेते हो? नाक से तो लेते हो बेटा। सब जो मार्ग जो होगा वो कौन होगा? नासका होगा। नासका जो होगा, नासका एक संवेदी अंग है। कैसा वो अंग है? संवेदी। ये सूंघ लेता है। संवेदी का मतलब क्या है? अच्छे बुरे की फर्क पता है कि अच्छी खुशबू किसकी है। अगर मेरे हॉस्टल में कल चावल खराब हो गए थे, मेरे हॉस्टल में कल चावल खराब हुए थे, तो मैंने सूंघ कर ही बता दी कि साहब, मैस वाले से मैंने कहा गुरुजी कि आपके चावल खराब हो गए हैं, किसी को खिला मत देना, पेट खराब हो जाएगा। तो मैंने संवेदी अंग का मतलब है कि किसी चीज को सूंघ लेना, महसूस कर लेना। आप भी सूंघते हो, आप सूंघते हो ना गांजा, गांजा सूंघते हो आप तो, बहुत पीते हो गांजा जी। एक तो मैं अब थोड़ा बता रहा हूं, मैं तो 11th क्लास में मैं ग्वालियर से पढ़ रहा था। राहुल राहुल श्रीवास्तव ने, मुनीष गुप्ता, राहुल श्रीवास्तव ने मुझे मेडिकल के लिए फिजिक्स पढ़ाई थी, और मुनीष गुप्ता सर मुझे जूलॉजी पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है राहुल पे, वो ग्वालियर में पढ़ाओ क्षेत्र में। तो मुनीष गुप्ता सर वो बहुत हरामी आदमी था, कहना नहीं चाहिए टीचर, परंतु बहुत ही बड़ा वाला था। दो तो शादियां की, एक को भगा दिया, दो शादियां की। अब मैंने वो नाम ले दिया तो अब मैं बोलूंगा नहीं, शायद ये लिंक चला गया उनके पास तो आफत खड़ी हो जाएगी। कोई टीचर नहीं है मेरा, ठीक है, कोई टीचर नहीं यार। वायरल होगी, कट हो गई तो चला गया तो वो पूरा आ जाएगा। चलो छोड़ो। तो कहने का अर्थ, वो कहता था दुनिया में एक ऐसा नशा है, दुनिया में एक ऐसा नशा है कि इसको करने पर तुम जिस चीज की कल्पना करते हो वो कल्पना आपके सामने है। मतलब वो ये बताते रहते थे। ये टॉपिक था ड्रग वाला, केमिस्ट्री में भी 11th-12th की चैप्टर पढ़ो, ड्रग वाला चैप्टर आता है। तो बताते एक ऐसा नशा है, तुम कर लो ना, तुमने कैटरीना कैफ सोची होगी ना, तो तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तुमको फील होगी ये खड़ी है। तुम कर सोचे हो कोई भी जिस चीज की कल्पना करते हो वो आपके सामने आ जाएगा। ऐसा खतरनाक ड्रग होते हैं। मेडिकल वाले लड़के सब बना लेते हैं बेटा। तो बेटा, नासिका श्वसन तंत्र का प्रवेश मार्ग है। नासिका श्वसन तंत्र का क्या है? प्रवेश मार्ग है। एक संवेदी अंग है जिसके अग्र भाग पर गंध को पहचानने की शक्ति होती है। हम सूंघ लेते बेटा। चलो बच्चे, आवाज आ रही है? तो बेटा आप जो भी कुछ सूंघते हो तो आपको सूंघने का फील हो जाता है कि सर बदबू आ रही है, सर आप में से, आप में से खुशबू आ रही है। तो नासिका क्या करती है? संवेदी अंग है जो सूंघने का कार्य करती है। आप बहुत सूंघते हो, ठीक है। किसी वातावरण से लंबे समय तक रहने के बाद उस वातावरण के प्रति गंध नासिका अनुकूलित हो जाती है। कैसे का कहने का था, अगर बेटा पहली बार आप शराब की फैक्ट्री में जाना, शराब की फैक्ट्री के साथ जाओगे ना, इतनी बदबू आती, इतनी बदबू आती, इतनी बदबू आती। अब उसी में आप 10 दिन काम कर लो तो आपकी नासिका उसी वातावरण में क्या हो जाएगी? अनुकूलित हो जाएगी, बदबू नहीं आएगी। ठीक है, तो यही है नासिका का कार्य कि वातावरण में आप जितने समय तक उसी का ले लेती। नासिका में नासिका रोम पाए जाते हैं। इसको समझ लो बेटा, एक एक चीज को डिटेल दे रहा हूं, हर एक शब्द की डिटेल बता रहा हूं।
रोम का मतलब होता है बाल, नाक में क्या होते हैं, बाल होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, हेयर कहते हैं। अपने जो दादा हैं, दादाजी के लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उनके अभी भी देखोगे, अगर आपके दादाजी होंगे या बुजुर्ग होंगे, उनकी नाकों में बाल अभी भी होंगे, वो काटते नहीं। उनके कानों पे भी बाल होंगे, वो अभी काटते नहीं। नई जनरेशन लड़का तो नाक पे बाल, कान पे बाल, छाती बाल, सबका सेव कर लेता है। नाक के बाल को रोम कहते हैं। ये बच्चा आपके शरीर के लिए अच्छा है, तो बाहर से कोई जीवाणु जा रहा है तो बाल के माध्यम से रुक जाएगा। धूल मिट्टी के कण नाक के माध्यम से जा रहे हैं, वो भी रुक जाएगा। ठीक है, ये रोम है, इसे निकालना नहीं चाहिए। आजकल है फैशन का जमाना है, क्योंकि बाल किसी को अच्छे नहीं। धूल के कण जाते बेटा रोक देता है, और बेटा जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह जाते उनको भी रोक देता है। ठीक है, और ज्यादा बैक्टीरिया चले जाते तो छींक के माध्यम से भी बाहर निकाल देता है। नासिका के मध्य में एक उपास्थि पाई जाती है। हर चीज को देखो बेटा, हर चीज, मैंने रोम पढ़ा दिया आपको। रोम उपास्थि क्या होती है, इसके बारे में, कार्टिलेज क्या होता है। ये नासिका जो होती है, नासिका, ये नाक, नाक सुन लो, नाक, जो नाक आप देखो, नाक है आपकी, मेरी भी है, आपकी कट गई है। कहते हैं हमारे यहाँ कहते हैं नाक मत कटवा देना, पिताजी कहते हैं कुछ भी करो मेरी नाक नहीं कटवाना। अब आपको बता दें, इस नाक में कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। इस नाक में बेटा कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। आप पकड़ के देखो, नाक में कोई भी हड्डी नहीं है, परंतु नाक में एक हड्डी, हड्डी ना कह के उसे उपास्थि कहते हैं। जब मैंने हड्डी वाला चैप्टर पढ़ाया तो आपको पता होगा, उपास्थि जो होती है उसे कार्टिलेज कहते हैं। नाक में कौन पाई जाती है, कार्टिलेज। ये नाक थोड़ी हाइड, थोड़ी सी कठोर टाइप की है, वो हड्डी नहीं पाई जाती नाक में। क्या पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है, जिसके कारण हमारी जो नाक होती है, उपास्थि जैसी संरचना होती है, जैसे क्या है, नेसल सेप्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नेसल सेप्टम। नेसल सेप्टम, यहाँ इसे हम नेसल सेप्टम कहते हैं। बेटो देखो, नाक के दो छेद है बेटा, देखो एक ये वाला छेद हो गया, ये वाला, तो यहाँ पर जो दीवार खड़ी है वो उपास्थि की बनी है। उस दीवार को क्या कहते हैं, नेसल कहते हैं। नेसल के कारण आपके दो छेद नाक के जो हैं वो अलग हो गए, एक नाक का छेद अलग, एक नाक का छेद। तो बेटा नेसल सेप्टम के द्वारा नासिका के दो नथुने बन जाते हैं। नथुने मतलब जो ये वाला नथ लड़कियां पहनते हैं, नथ वगैरह, ठीक है, बन जाते हैं। तो आप आज से ध्यान रखना, ये जो नाक का ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको नेसल सेप्टम कहते हैं। ये हड्डी का नहीं बना होता, ये उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। नाक में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के पसलियों में दर्द होने लगा। नासा मार्ग की बात करते, नासा मार्ग, तो इसका मुख्य कार्य सूंघने का कार्य करता है। ये भी सूंघने का क्या करता है, ये बताओ। गैस अंदर जाएगी तो इस मार्ग से तो होकर जाएगी, नासा मार्ग से। श्वसन नाल के द्वारा एक का भी कार्य करता है। इसके भीतर एक गुहा पाई जाती है, इसे म्यूकस कला कहते हैं। म्यूकस कला कहते हैं, या स्तर प्रतिदिन लगभग 1 लीटर म्यूकस स्रावित करता है। जो आप कहते हैं पानी आता है, क्या आता है, पानी। म्यूकस को बात करें, म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। प्रतिदिन बनता है, प्रतिदिन लार बनती है, जैसे प्रतिदिन बनता है लार। आता है नाक में, जैसे लार के माध्यम से सीक्रेशन होता है, लार वही मिल जाता है पूरा का पूरा। म्यूकस जो होता है वो मुख में ही मिलता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा कभी कभी फना खाते ना खाते फना लगता है तो कुछ भाग नाक से भी निकल जाता है, क्योंकि जो नाक का कनेक्शन किससे, मुख से। तो एक बात बता दूं आपको बेटा, आपकी जो नासा मार्ग में, नेसल में, नासा मार्ग में एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो आपकी जो पतला निकलता है, छी छी करते हो, छिनकती हो, वो पतला पतला जो भाग है वो नासा मार्ग से निकलता है। अगर ये बात सभी बच्चों को समझ में आई हो, कि हर चीज की डिटेल दे रहा हूं बेटा, समझ में आई हो तो ओके लिख दो बच्चा, जल्दी से ओके। अच्छा जल्दी से लिखे बच्चा। समझ में आया बच्चा? अगर आपको ये चीज समझ में आई है कि नेसल कण क्या होते थे, सेप्टम क्या होते थे, बेटा रटा देंगे साइंस में। साइंस में कुछ नहीं है, हर चीज को सीखना है। ग्रसनी क्या होती है,
नासा मार्ग के ठीक पीछे स्थित होती है, यही श्वास नली होती है, श्वास नली आगे। तो वो नी वाला जो भाग है वो ग्रसनी होती है, खाद्य नल का वगैरह वगैरह। ठीक, अब यहां पर मैं लैरिक्स को पढ़ने वाला हूं। लैरिक्स क्या है, ये सबसे इंपोर्टेंट है इस टॉपिक का। लैरिक्स के बारे में सबसे इंपोर्टेंट है लैरिक्स। ये जो लैरिक्स है ना, ये वाला ये डब्बा कंठ टाइप का, ये वाला, ये जो है, ये है लैरिक्स। लैरिक्स को हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं बच्चों। लैरिक्स को हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक है, ग्रसनी जो होती है बेटा, ये बताओ ये कौन है? ग्रसनी है। ग्रसनी किसमें खुलती है तो आप क्या कहोगे? लैरिक्स में। ग्रसनी किसमें खुल गई तो आप क्या कहोगे सर? लैरिक्स में खुल गई है ग्रसनी। ग्रसनी आपको पता है तो ध्यान रखना, नासा मार्ग खुलता है ग्रसनी में, और ग्रसनी किसमें खुल जाती है? लैरिक्स में। और लैरिक्स किसमें खुलता है? ट्रैकिया में। ये चीज आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है। लैरिक्स को स्वर यंत्र क्यों कहते हैं? लैरिक्स को स्वर यंत्र कहते हैं क्यों बेटा? अगर मैं बोल रहा हूं ना, लगातार 8 घंटे हो गए बोलते मुझे, एक भी 10 मिनट का भी गैप नहीं मिला मुझे, 8 घंटे से लगातार बोल रहा हूं, चौक होने वाला है, सूजन आएगी, बोल बोल के गला बैठ जाएगा। ये लैरिक्स जो गला है, कंठ है ना, कंठ, कंठ को तो कहते हैं, हमारी देश की स्वर कंठ क्या थी? वो क्या थी? मंगेश कोकिला थी। कंठ कोकिला जो किसे बुलाया था? लता मंगेशकर को बुला था। कंठ को कंठ क्यों जोड़ा उसमें? क्योंकि कंठ से क्या निकलती है? आवाज निकलती है। तो वो कंठ जो है ना, उस कंठ को हम हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में लैरिक्स कहते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो ये कंठ के माध्यम से बोल रहा हूं, लैरिक्स के माध्यम से बोल रहा हूं। अगर लैरिक्स में कुछ खराबी आ गई ना, सूज गया या ग्लोटिक्स हो गया, जैसे घेंगा रोग हो गया, फूल गया, तो आवाज पूरी नहीं निकलती। तो जो आवाज निकलती है वो लैरिक्स के कारण निकलती है। इसका मुख्य कारण आपको पता होना चाहिए, ये ध्वनि उत्पादन करने में, ध्वनि को उत्पन्न करने में सहायता होती है। लैरिक्स के प्रवेश द्वार पे एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था कि ये झिल्ली कब आ जाए। इसको मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा कि एपिग्लोटिक झिल्ली क्या है। लैरिक्स के प्रवेश द्वार पर, लैरिक्स के प्रवेश द्वार पर ये कौन पाई जाएगी? एपिग्लोटिस या एपिग्लोटिस। क्या पाई जाएगी बच्चा? एपिग्लोटिस झिल्ली। अब इसको सीख लो बस। लैरिक्स क्या करता है वो भी हमने सीख लिया सर। लैरिक्स करता है ध्वनि उत्पन्न करता है। लैरिक्स क्या करता है? साउंड उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। और लैरिक्स के यहां पर भी एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम होता है एपिग्लोटिक झिल्ली। सीखो बच्चा, सीखो, इसमें तर्क जुड़ा है। जब हम बोलते हैं ना बेटा, बेटा मैं बोल रहा हूं तो ये कहां झिल्ली कहां पे पाई जा रही है? कंठ में पाई जा रही है। जब मैं बोल रहा हूं ना तो ये झिल्ली खुलती और बंद होती है, खुलती और बंद होती है। जब बोलते समय ये झिल्ली खुलती और बंद होती है, खुलती और बंद होती है। हमारे पूर्वज को साइंस का ज्ञान नहीं था, परंतु साइंस के बारे में पूरा जानते थे मेरे छात्रों। ज्यादा ज्ञान नहीं था परंतु वो पूरा जानते थे। कैसे? हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। अब मैं तो आज भी, कितनी भी उम्र हो जाए, कितनी बड़े हो जाए, आज भी पिताजी का माहौल हमारे खौफ में। जिस रूम में पिताजी, उस रूम में हम कभी बैठ नहीं सकते। खौफ है, खौफ। खौफ नहीं है, इसे आदर कहते हैं, सम्मान कहते हैं। ठीक है। एक होता है कि अपने पिताजी से मुंह लग जाते बच्चे, मुंह मतलब उन्होंने कुछ कहा लौट के जवाब दे देते। उस बंदे से कभी चैट मत जाना। जब वो बंदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी औकात है। जब बंदा चला गया ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। आपकी औकात टट्टी भरी हुई नहीं है, छोटी सी। कभी भी जवाब मत देना उस बंदे को। आपको संभालने वाला बंदा वही है बेटा। आपकी औकात नहीं, आपको पूछने वाला पैदा नहीं होगा कोई। माता पिता से प्यार करो, दुनिया में किसी से प्यार मत करो। कोई नहीं साथ देगा, माता पिता देते। आज भी मैं कह देता हूँ, पिताजी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरे से इंदौर आ जाते हैं या किसी को भेज देते हैं। एपिग्लोटिक्स क्या है?
एपिग्लोटिक झिल्ली जो है बच्चा गले में पाई जाती है। और जब मैं बोल रहा हूं ना बेटा बेटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, तो ये झिल्ली खुलती और बंद होती है। अब हमारे पूर्वज जो थे वो कहते थे कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अभी भी कहते पापा वगैरह थे। आप पापा या मम्मी के साथ, हमारे दादाजी के साथ, ताऊ के साथ, चाचा के साथ खाना खाने बैठ जाना और तुमने बात कर दी, बोल के खाना खा लिया, बात करना स्टार्ट, वो रोक दे बेटा खाना खाते समय बात मत कर, चुपचाप खाना खा ले, बाद में बात करना। और आज क्या होता है, हाँ हेलो तुम खाना खा रहे हैं, हेलो हमने पानी पी लिया, हेलो हमने एक और खा लिया, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी। खाना खाते समय हम बात फोन पर करते, बेटा फोन पर बात करते, सब कुछ करते हैं। क्यों? ये गलत बात है। और हमारे पूर्वज यही कहते थे कि जो पानी ऊपर खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा पानी जब पियो कि किसी बर्तन में मुंह लगाकर पूरा पानी पीना चाहिए। वो भी तर्क बता रहा हूं यहां से। क्यों कहते थे? जब बेटा यहीं पर खाद्य नलिका है, ग्रस नली और खाद्य जोड़ी जोड़ी होती है। अगर मान चले खाद्य नलिका से आपका कोई चावल का टुकड़ा, आपकी नलिका से कोई चावल का टुकड़ा यहां पर आ गया, कहां पर आ गया? ग्रसनी में आ जाए। आपकी चावल का टुकड़ा, आपका रोटी का टुकड़ा इस ग्रसनी में आया, खाद्य नलिका से ग्रसनी में आ गया, तुरंत आपको फना लग जाएगा। तुरंत क्या लग जाता है? फना लग जाता है। और जो भी अंदर गया होता है वो तुरंत आपके क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। आ जाता है क्योंकि जब टुकड़ा यहां पर आता है तो प्रेशर बनता है और प्रेशर से वो बाहर आ जाता है। अगर अभी टुकड़ा कहां पे है? ग्रसनी में। अगर आपका ये टुकड़ा मान नहीं रहे हो, फना लग रहा है, तो अभी बात कर रहे हो, दे दनादन बात कर रहे हो, अगर टुकड़ा आपका चावल का टुकड़ा इसे ले, ये बात करोगे ये खुलेगी बच्चा, ये बच्चा क्या करेगी? ये बात करोगे तो ये खुलेगी। लो बंद ही होगी पूरी। अरे ये बच्चा बात करोगे तो ये बच्चा खुलेगी। ये एपिग्लोटिस बात, अगर भोजन यहां पर आ गया तो फना लग जाएगा, तुरंत क्या लगेगा? फना लगेगा, बाहर निकल जाएगा। अगर चावल का टुकड़ा यहां पर आ गया, ये इसके अंदर आ गया, लैरिक्स के अंदर आ गया ना, स्पोर्ट पर मृत्यु हो जाएगी, स्पोर्ट पर गए। तभी बोलते हैं पानी भी पियो तो सही, धीरे धीरे पियो, क्या पता पानी इसमें से होकर इसमें आ गया तो आपको फना लग जाएगा या आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बच्चे कहते हैं कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो भोजन है आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में खाना चाहिए, धीमे धीमे खाना चाहिए। तो एपिग्लोटिक झिल्ली के कारण खाना लग जाता है अगर यहाँ पर भोजन आ गया तो। ये बात समझ में आई कि एपिग्लोटिक बेटा हर शरीर का हर एक भाग छोटा है, उसके जो कार्य है ना बड़े हैं। एपिग्लोटिस लैरिक्स की, एपिग्लोटिस झिल्ली जितनी कंपन होगी, जितनी ज्यादा कंपन होगी उतनी ज्यादा आवाज उत्पन्न होगी। देखो मैं बोल रहा हूं, मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, जोर जोर से बोल रहा हूं, मेरी झिल्ली क्या हो रही है? कंपन हो रही है। मेरा जो आवाज है वो क्या हो रही है? कंपन हो रही है। तो झिल्ली कंपन आवाज उत्पन्न होती है। इसलिए बेटा लैरिक्स को स्वर यंत्र बोला जाता है। जो आवाज जो बनती है लैरिक्स से, आवाज जो उत्पन्न होती है हमेशा लैरिक्स से ही उत्पन्न होती है। जब कुछ भी निकलना होता है तो एपिग्लोटिक श्वास नली को बंद कर देती है। ठीक है, एपिग्लोटिस श्वास नली को बंद कर देती है और खुली रहेगी ना, बोलते बोलते खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ठीक है, जिससे भोजन श्वास नली ट्रैकिया में प्रवेश नहीं हो पाए। ठीक है, ये मुख्य रूप से वृद्ध अवस्था में या किसी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण श्वास यंत्र की पेशियां कमजोर हो जाने के कारण ध्वनि का निर्माण सही प्रकार से नहीं होता। सीखो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो सब भेज दो सर, हेलो हेलो ओके ओके भेजो सभी, ओके भेजो सभी बच्चों अगर समझ में आने लगा हो तो। सभी बच्चे एक बार अच्छे से भेजो, जब भी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा जल्दी से चलेंगे बच्चे। वेलो अमर सिंह, संगीता, आर एस प्रजापति साहब, अमर सिंह। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा एपिग्लोटिस वगैरह?
अगर एपिग्लोटिस समझ में आ गई तो सब कुछ ग्लोट कर लिया आपने। चलेंगे बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा है वो भी आपको समझा दूं। हर चीज को बारीकी से पढ़ेंगे। अगर वृद्ध अवस्था हो गई, क्या है आपकी वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था 60 साल, रिटायरमेंट 60 बाद वृद्ध अवस्था की उम्र में आ जाता है 65 साल। अगर वृद्ध अवस्था हो गई तो वृद्ध अवस्था में क्या होता है बेटा, या दुर्घटना होने पर स्वर यंत्र की पेशियां कमजोर हो जाती है। स्वर यंत्र होता है, लैरिक्स की पेशियां क्या हो जाए कमजोर। अभी आप यंग हो, आपकी मसल काम कर रही है, जैसे मैं यंग हूं, अभी मेरी मसल काम करेगी, मैं 8 या 10 घंटे पढ़ा सकता हूं। अब जैसे ही मेरी उम्र 50 साल से ऊपर होगी ना, तो मैं 8 से 10 घंटे खड़े नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। अब जब ओल्ड हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा 70 साल की, तो मैं तो आधा घंटा भी नहीं खड़ा हो सकता एक स्थान पर, क्योंकि शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह जब वृद्ध अवस्था में आपकी गले की, वृद्ध अवस्था में आपके गले की पेशियां कमजोर हो गई है। अगर पेशियां कमजोर हो जाएंगी तो आवाज भी नहीं आएगी, या किसी दुर्घटनाग्रस्त में आपको चोट लग जाए तब भी आपको आवाज नहीं आती। ये लैरिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना तो आपकी आवाज नहीं आएगी। महिला तथा बच्चों में स्वर तंत्र का आकार छोटा होता है। बेटा देखो, लैरिक्स पढ़ रहे हैं, महिला और बच्चों में लैरिक्स का आकार या स्वर तंत्र का आकार जो होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण उनकी आवाज पतली होती है, हाई पिच होती है। हाई पिच, लड़कों की आवाज मोटी होती है, वो लो पिच होती है। हाई पिच होता है लड़की की आवाज, क्योंकि उनकी गले में लैरिक्स का आकार छोटा है, स्वर तंत्र का आकार छोटा है। महिला की आवाज चुक जाती है जब महिला या लड़की जो आवाज ज्यादा तेज बात करती है वो चुकती है, ये हाई पिच है। मच्छर की आवाज सुन लो, मच्छर की आवाज आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, शेर की आवाज इतनी परेशान नहीं करेगी, कुत्ते की आवाज इतना परेशान नहीं करेगी। मच्छर आपके सामने बहुत हाई पिच होते, पी करते रहते हैं, तो बेटा उनमें लैरिक्स क्या होता है, कम होता है। ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकिया क्या है, अब लैरिक्स के बाद श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है, ट्रैकिया है। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है, ट्रैकिया। लैरिक्स पीछे ट्रैकिया के खुलता है। बेटा ये तो पता हो, आप सीख रहे हो कि ट्रैकिया कहां चल रहा है, लैरिक्स कहां चल रहा है, क्योंकि मेरा मूल मकसद है सिलेबस को खत्म तो कराना है, याद प्लस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्या पता आप में से कोई टीचर बन जाए, 1 साल और 2 साल पढ़ाने लगे, क्यों पढ़ा सकता है ना, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर ले, पढ़ा सकता है, उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे। ट्रैकिया क्या होता है, लैरिक्स के पीछे ट्रैकिया जुड़ा होता है। लैरिक्स के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, ये वाला, ये जो भाग है, ये जो लैरिक्स हो गया, ये जो भाग है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया वृक्ष थॉरस कैविटी में प्रवेश करती है। श्वास नली की लंबाई लगभग क्या होती, 11 सेंटीमीटर। ये तो देखने में फालतू की चीजें रखी हुई है। श्वास नली को मजबूत देने के लिए पाया इनकम्प्लीट रिंग होती है, इसमें रिंग पाई जाती है, इनकम्प्लीट क्या होती, रिंग होती है। इतना ज्यादा खास नहीं है, बात करें। अब थोड़ा सा यहां से चलते हैं, ट्रैकिया कंप्लीट कर लिया है, तो ट्रैकिया के बाद आप कौन आएगा, ब्रोंकस आएंगे, फिर ब्रोंकाई आएंगे। समझा बच्चा, बच्चों सीख लो, ट्रैकिया के बाद अब ब्रोंकस आएगा, ब्रोंकस से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकीओल्स आएंगे। श्वास नली नीचे की ओर, श्वास नली ये नीचे ऐसे ऐसी तो बट रहा था, ऐसी तो बट रहा था, तो इससे क्या कहते हैं, ब्रोंकस। 2 भागों में बट जाता है, कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा, ब्रोंकस कहते हैं। तो ब्रोंकस, ये वाले भाग ब्रोंकस कहलाते हैं। दोनों और ब्रोंकस दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। ये कब कहां में प्रवेश कर गए बच्चा, लंग्स में प्रवेश कर गए, फेफड़े में प्रवेश कर गए। ये दोनों के दोनों फेफड़े में क्या कर गए, प्रवेश कर जाते हैं। दाई और ब्रोंकस, दाया लंग्स फेफड़ा, दाई और ब्रोंकस दाएं फेफड़े में प्रवेश करता है, 3 भागों में बढ़ जाता है, इसको भी बात करते हैं। जबकि बाएं और कितने, 2 भागों में बढ़ जाता है, भाग में बढ़ जाता है।
जो ये ब्रोंकाई आगे चलकर पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ब्रोंकियल्स कहते हैं। चलो बच्चा मैं सिखा दूं आपको ब्रोंकस क्या होता है और ब्रोंकाई क्या होता है। सीख लो बेटा, नहीं सीखोगे तो आपको नुकसान होगा। हृदय, हृदय, हार्ट। इस वाले भाग को हम ट्रैकिया कहते हैं, इसमें रिंग पाई जाती है, इस भाग को ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया आगे चल कितने भागों में बट गए? 2 भागों में। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। इसमें एक चीज लिखी थी, उसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं दोबारा से कि ब्रोंकस जो होते हैं, दाएं फेफड़े में ब्रोंकस कितने होते हैं? 3 भागों में बट जाता है ब्रोंकस। ठीक है, देखो देखेंगे। अगर बात करें, ये है दाएं फेफड़ा। कौन सा फेफड़ा? ये दाएं वाला फेफड़ा मेरा। आपका आपका अपने हाथ पर देख ले, दाया सॉरी सीधा होता है, सॉरी 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 सॉरी, दाया हाथ तो सीधा होता है, सीधा फेफड़ा सीधे हाथ की ओर, बाया फेफड़ा। तो बेटा जो ब्रोंकियस होता है ना, ये दाया फेफड़ा है। कौन सा फेफड़ा है? दाया, दाया फेफड़ा, ये बाया फेफड़ा, बाया फेफड़ा। अब ये ब्रोंकस क्या करेगा? तीन, दाएं फेफड़े में 3 भागों में बट जाएगा। कितने भागों में? देखो कितने भागों में बट गया? 3 भागों में बट गया है। और यही ब्रोंकस इधर कितने भागों में बट जाएगा? 2 भागों में बट जाएगा। और इन पर पतली पतली संरचनाएं पाई जाती है। इन पर पतली पतली क्या निकलेगी? संरचना पड़ेगी। इन पतली पतली संरचना को ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई या ब्रोंकियल्स कहते हैं। ये जो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ये इसमें 3 भागों में बट गया। दाएं फेफड़े में ब्रोंकस कितने भागों में बट गया? 3 भागों में बट गया। और इसमें ब्रोंकस कितने भागों में बट गया? रेड कलर से दिखाई दे रहा है, 2 भागों में, 2 भागों में बट गया। अब इसमें जो पतली पतली रचना है, पतला पतला जो भाग पाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। इसी को हमको ब्रोंकाई कहते हैं। तो दाएं फेफड़े में ब्रोंकस कितना होता है? 3 होता है, जबकि बाएं फेफड़े में ब्रोंकस जो होता है वो होता है 2 होता है। कौन होता है? ब्रोंकस। और इसी में ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स पाए जाते हैं। अब यहां पर एक चीज देख लो, जिसे कहते हैं डायफ्राम। चलो डायफ्राम को आगे में देता, समझ में आया बेटा? देखेंगे बाएं और ब्रोंकस की बाएं फेफड़े में कितने होते हैं? 2 भागों में बट गया। ब्रोंकाई आगे चलकर पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं, पूरी रूप से ब्रोंकियस भी कहते हैं। ब्रोंकियोल के अंतिम सिरे पर छोटी छोटी अंगूर जैसी संरचना पाई जाती है। अंगूर से ऐसी संरचना पाई उसे एल्वियोलाई। इसको एल्वियोलाई को पीछे देखो क्या है? एल्वियोलाई क्या है? देखो बच्चा, थोड़ा सा एल्वियोलाई के बारे में सीख बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हर तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये छोटी छोटी रचना पाई जाती है बेटा। ये छोटी छोटी रचना को क्या कहते हैं? छोटी छोटी रचना ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। अब इस ब्रोंकाई के ऊपर ही, ब्रोंकाई या ब्रोंकियल्स के ऊपर, ये छोटी छोटी ब्रोंकियल्स के ऊपर छोटी छोटी गुम्मदनुमा रचना बन जाती है। गुम्मदनुमा रचना बन जाती है। किसके ऊपर बन जाती है? ब्रोंकाई के ऊपर। देखो ब्रोंकाई के ऊपर ऐसी छोटी छोटी रचना बन जाती है। क्या बन जाती है? ऐसे 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 गुम्मदनुमा रचना बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? एल बुलाई। तो एल बुलाई आपको समझ में आ गया? एल बुलाई देखो बेटा, इधर देखना। सबसे पहले ब्रोंकस से कौन निकलता है? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के ऊपर क्या होता है? एल बुलाई होता है। तो एल बुलाई की समझ लिया, ब्रोंकस भी समझ लिया और ब्रोंकाई भी समझ लिया। समझा? मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 करोड़, कितने? 300 करोड़ बेटा, 300 करोड़ एल्वुलाई पाई जाती है। एक फेफड़े में लगभग ऐसे छोटी 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 300 करोड़ एल्वुलाई पाई जाती है। मनुष्य का दायां फेफड़ा बड़ा होता है
जबकि बायां भाग छोटा छोटा होता है। इसके बारे में चर्चा करूं, इसके बारे में चर्चा करता हूं। ये दायां फेफड़ा जो होता है ना वो बड़ा होता है और बायां फेफड़ा कैसा होता है, छोटा। क्यों, आपको बता दें क्यों। हार्ट के कारण। यहां पर बेटा ये कौन रखा है, ये हृदय रखा है। देखेंगे हृदय ऐसे रखा है, बाएं तरफ रखा है। तो बाएं तरफ हृदय के कारण हमारा दायां फेफड़ा तो बड़ा होता है, जो कि बायां सीधा जो बायां दाएं में कभी उल्टा हो जाता है। राइट वाला फेफड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट वाला फेफड़ा छोटा होता है, क्योंकि हृदय के कारण हृदय जो है हमारे लेफ्ट में रखा होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि हृदय के कारण हमारा दायां फेफड़ा बड़ा हो, बायां फेफड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फेफड़े की बात करें, समझ में आ रहा है आप लोगों को, सबको मजा आ रहा होगा क्लास में। एक एक चीज को पता चलना डिटेल में। मनुष्य की वृक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़ा होता है। कितने होते हैं, दो होते हैं। किसी में तीन है क्या, शायद किसी में तीन लेके बैठा हो, चार लेके बैठा हो फेफड़ा, ज्यादा इस ज्यादा ऑक्सीजन लेता हो। पूरी वायुमंडल की ऑक्सीजन 21% या 20% रहेगी, सारी पूरी ऑक्सीजन ले ली चार चार फेफड़े लेकर। तो एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, इनका रंग पूछा जाता है तो इनका हल्का गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी कह लो या हल्का लाल कह लो, एक ही बात है। हल्का रंग गुलाबी या हल्का रंग लाल सा होता है। स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्पंजी भी होते हैं। स्पंजी का मतलब क्या होता है, स्पंज का गद्दा देखा है आपने, स्पंज का गद्दा शादी ब्याह कर लो मिल जाएगा ब्याह दहेज में। स्पंज का गद्दा देखा होता है, मिलता है शादी ब्याह में, आप देखे होंगे कि एक दहेज में आता है, दहेज में आता है जिसमें तुम दहेज लेते हो, स्पंज का गद्दा आता है। उसमें बैठते हो तो दब जाता है, खड़े हो जाते हो आ जाता है। इसी तरह सांस लेते ना, सांस लेते हो भूल गया, सांस छोड़ दे तो ये स्पंज की तरह कार्य करता है। स्पंज का गद्दा जो देखा होगा आपने। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। तो दायां फेफड़ा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है। बायां फेफड़ा क्यों छोटा होता है, वो हृदय के कारण होता है। फेफड़े के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं, प्लूरल झिल्ली कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है बेटा, हमारे दोनों फेफड़ों के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, उसे प्लूरल झिल्ली कहते हैं। कभी भी ये प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। अगर आप सीने के बल गिर जाओ, अब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कहीं जा रहे हो, अगर आप सीने के बल गिर गए हो, सीने के बल गिर गए हो, क्या आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, पंचर हो जाएगा क्या, टायर पंचर हो जाता। वैसे फेफड़ा पंचर नहीं होता, क्योंकि फेफड़ों की प्रोटेक्शन करने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और बस ऑक्सीजन रक्त में चली जाती, CO2 आ जाती। अब आते हैं आगे कुछ, अब तो 18-19 तक चल रहा है। अभी तो बहुत डला है। डायफ्राम क्या होता है बच्चा, डायफ्राम पढ़ेंगे, मजा आ रहा है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम को आपको आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है क्या, आ रही है तो ओके कर दो। आवाज आ रही है तो ओके ओके लिख दो, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट ओके ओके लिखो, तभी आगे बढ़ूंगा। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम की बात करें, डायफ्राम क्या होता है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। दिखाना चले, बच्चों सीखते चले पूरा का पूरा। अब डायफ्राम की बात कर लेते बेटा। डायफ्राम देखा है तुमने, तुमने सबने देखा डायफ्राम,
सबने डायफ्राम देखा है बेटा। फेफड़े के नीचे ये वाला जो भाग होता है उसे डायफ्राम कहते हैं। पतला बच्चा देखा है, पतला बच्चा, उसकी सारी पसलियां दिखती है। कमजोर बच्चा दिखे, उसकी सारी, जो सांस लेते हैं ना, सांस लो, ये सांस लेने वाला बच्चा, तो ये जो भाग है ये वाला ऐसे बना, ये वाला भाग, ये जो सांस लेते हैं ना, तो ये जो भाग है ऐसा वाला भाग, ये वाला भाग, इसी को क्या कहते हैं, डायफ्राम। पतले बच्चे में आपको दिख जाएगा पूरा डायफ्राम, ऐसे दिख जाएगा पूरा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा जो भाग होता है दिखाई दे रहा है, ये फेफड़ों के नीचे डायफ्राम जो होता है, इस भाग को डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम दोनों फेफड़ों के नीचे होता है। सांस लेते हैं देखो, तो डायफ्राम ऊपर आ गया, सांस छोड़ रहे हैं, डायफ्राम नीचे चला गया। तो डायफ्राम श्वासोच्छ्वास की क्रिया में सांस लेने में और सांस छोड़ने में मदद करता है। ये किसके नीचे होता है, फेफड़ों में। ये बेटा सांस लेने में मदद करता है, बेटा सांस लेने में मदद तो करता है, साथ ही साथ फेफड़ों को सुरक्षा देता है, फेफड़ों को सहारा देता है, फेफड़ों को या लंग्स को सहारा देता है, सहारा देता है। ठीक है, डायफ्राम समय कहां पर होता है, ये जो भाग पकड़ लो, सांस ले लो अपने आप में, तो ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है, देखो मेरे साथ में थोड़ी सी हेल्थ, मेरा पेट निकला है तो नहीं आएगा, ये जो भाग, ये वाला, ये जो भाग होता है यही आपको डायफ्राम होता है। ठीक है, सांस लेने और सांस छोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। डायफ्राम अपनी आकृति को गुंबदनुमा बना लेता है, मतलब ऊपर से सांस लेते वगैरह। डायफ्राम हमारे फेफड़ों की क्या करता है, प्रोटेक्ट। अब समझ आया प्रोटेक्ट, डायफ्राम क्या होता है, हर चीज की जानकारी पर डायफ्राम क्या होता है। अब आते हैं मुख्य रूप से चैप्टर के, अभी तक हम संरचना ही देख रहे थे, फेफड़ा देखा, नासिका देखी, नासामार्ग देखा, ट्रेकिया देखी, ब्रोंकस देखा, ब्रोंकाई देखी, ब्रोंक्यूल्स देखे, सारी चीज देखी। अब आता है हम कोश का अंदर चल रहे, अब हम अंदर चल रहे बेटा, हर चीज को रटाएंगे बेटा। कोशिकीय श्वसन के आधार पर रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। कोशिकीय श्वसन के आधार पर, कोशिकीय श्वसन के आधार पर रेस्पिरेशन कितने प्रकार का, दो। अब समझ लेना बेटा, दिमाग में डाउनलोड कराऊंगा। एक अनोक्सी श्वसन होता है, एक बेटा पहले एक अनोक्सी श्वसन होता है, कहां से आ गया, तो बेटा साफ नहीं हो रहा है सर, इसको देखो थोड़ा सा, बोर्ड काम नहीं कर रहा, चलो देखते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। एक होता है बेटा अनोक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन होता है, रिकॉर्ड, इसको चेक करो सर, इसमें दिक्कत दे रहा है। मेरा कहना अर्थ है बेटा, आवाज आनी स्टार्ट हो गई, ओके लिख दो जल्दी से। एक होता है ऑक्सी श्वसन होता है, एक होता है अनोक्सी श्वसन, एक होता है बच्चा कोशिकीय श्वसन के आधार पर दो भागों में बांटा है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनोक्सी श्वसन, एरोबिक और एनारोबिक। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम ऑक्सी श्वसन को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा, ऑक्सी श्वसन या अनोक्सी श्वसन, सबसे पहले अनोक्सी श्वसन को पढ़ेंगे, एनारोबिक। इसको बताओ, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा जीव हो, ऐसा कोई भी जीव हो जिसमें श्वसन की, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें बेटा कौन सा श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन में बेटा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती, ऐसे श्वसन को हम क्या कहते हैं, अनोक्सी श्वसन कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, अनोक्सी श्वसन बेटा एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती बेटा। बेटा बात करें, अनोक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। बेटा आप भोजन करोगे तो ऑक्सीजन, भोजन करोगे तो भोजन टूटेगा ही नहीं, क्योंकि भोजन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण, मतलब पूरी कंप्लीट रूप से टूटता नहीं है, डाइजेशन नहीं होता। तो पहली बात ध्यान रखेंगे, अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता, इसमें बेटा ग्लूकोज पूरी रूप से या पूर्ण तरह से टूटता नहीं है,
मेरी बात सुने बेटा, इसके फलस्वरूप ग्लूकोज का एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल के दो अणु बनते हैं। ठीक है, ये यहाँ क्रिया ग्लाइकोलाइसिस क्रिया भी कहलाती है। अब जो मैं चीज बता रहा हूं वहां से थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। ऑक्सी शोषण क्या है? अनऑक्सी अनऑक्सी शोषण क्या है? अच्छा, दोबारा बता रहा हूं, लिखकर बता रहा हूं, समझने की कोशिश करें हर चीज को। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे श्वसन या ऐसे जीव जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। क्या हमें ये श्वसन होता है? आप कहोगे सर हमें ये श्वसन नहीं होता, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पेड़ों में गैसों की आवश्यकता होती है। हम लोगों में अनऑक्सी श्वसन नहीं होता, परंतु कुछ मात्रा में होता है, वो भी बताऊं। ये बताओ, इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता नहीं है, पूरी तरह से टूटता नहीं है। पूरा जो भी आप कुछ खाओगे पूर्ण रूप से टूटेगा नहीं वो, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है तो भोजन कैसे टूटेगा। मैंने बताया अनऑक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से किसकी बात कर रहा हूं? अनऑक्सी श्वसन की बात कर रहा हूं। अनऑक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल के दो अणुओं का निर्माण होता है। तो जब एक ग्लूकोज का विघटन होगा अनऑक्सी श्वसन में तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और बेटा क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनता है। ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस चक्र के नाम से, ग्लाइकोलाइसिस बेटा सीख लो मेरे। मैं 4 पॉइंटों पर चर्चा करूंगा, चौथा पांचवा नहीं बताऊंगा। पहली बात तो अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता नहीं। इसमें एक ग्लूकोज का अणु, एक ग्लूकोज के अणु से क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एथिल अल्कोहल। ये पूरी संपूर्ण क्रिया होती ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। पेपर में पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो होती है वो ऑक्सी श्वसन में होती है या अनऑक्सी श्वसन में होती है। पेपर में बेटा पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया अनऑक्सी श्वसन में होती है। और क्रेब चक्र जो होता है, आपने लेवल बायो से होंगे तो पता होगा, क्रेब चक्र जो होता है वो ऑक्सी श्वसन में होता है। किस श्वसन में होता है? ऑक्सी श्वसन में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र होता है या साइकिल होता है, ईएमपी पथ बोलते हैं, वो किसमें होता है? अनऑक्सी में। किसमें होता है? अनऑक्सी में होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये जो क्रिया होती है कोश का द्रव में होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अनऑक्सी श्वसन की क्रिया, अनऑक्सी श्वसन की क्रिया जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, कोश का द्रव में होती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बात करेंगे अनऑक्सी श्वसन क्रिया कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म या कोश का द्रव में होती है। मनुष्य की पेशियों में पार्विक अम्ल का परिवर्तन होकर लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। देखो सर, मनुष्य के शरीर में भी होता है थोड़ा सा। बेटा ये क्रिया कहां पर होती है तो आप क्या बताओगे सर? ये कोश का द्रव में होती है। कहां पर होती है? कोश का द्रव या इस चक्र को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में भी अनऑक्सी श्वसन की पथ होता है। कैसे ये बताओ? मैं जिम कर रहा हूं बेटा, क्या कर रहा हूं? जिम कर रहा हूं, मैंने बाइसेप मार रहा हूं, आज बाइसेप मार रहा हूं। मैंने बाइसेप के 3 सेट मारे, 3 सेट मारने के बाद चौथा सेट मारने बेटा, तो बताओ मेरे हाथों में अब डंबल उठ नहीं रहा। मेरे हाथों में क्या नहीं उठ रहा? डंबल नहीं उठ रहा। तो बताओ इस मसल में किसकी कमी होगी? तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन की कमी होगी। मैं डंबल लगा रहा था मेरी मसल में बेटा, अब डंबल मुझ पर एक भी डंबल नहीं ऐसे हो रहा। तो इस पार्ट में किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो तो कौन सा हो गया? अनऑक्सी श्वसन। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो पायरुविक अम्ल जम जाता है। किसमें बन जाता है? पायरुविक अम्ल बनता है। और पायरुविक अम्ल बेटा टूटकर लैक्टिक अम्ल बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल से हमें थकावट होती है।
जो भी हम थकावट करते महसूस होती है, वो थकावट का कारण है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो पायरिक अम्ल जब टूट जाता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। ये बताओ, इतनी बात समझ में आई तो ओके करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से ओके भेजो। ये वाली बात अगर आपको समझ में आई तो सही बच्चों ओके भेजो। जब ही आगे बढ़ेंगे बेटा, 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, जल्दी से जल्द। अनॉक्सी श्वसन के बारे में पूरी जानकारी दे दी मैंने, किस प्रकार आपके हाथों में थकावट हो जाती है। बच्चों, हमने पूरी की पूरी जानकारी आपको पढ़ाई अनॉक्सी श्वसन वगैरह की। अनॉक्सी श्वसन में एक बार और टाइप से बता देता हूं बेटा। सबसे पहले अनॉक्सी श्वसन जो होगा वो ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जिन जीवों में श्वसन होता है, उस श्वसन को हम क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता, ग्लूकोज या भोजन कह लो, पूर्ण रूप से नहीं टूटता, आंशिक रूप से भोजन का विघटन होता है। आंशिक रूप से भोजन का विखंडन होता है, भोजन का विखंडन होता है, आंशिक रूप से होता है। एक ग्लूकोज के अणु से यहां पर CO2 बनती है, एथिल एल्कोलाइड बनता है। यह सब क्रिया जो होती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में भी ये होता है। सबसे इंपोर्टेंट तो यही है कि अनॉक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में होता है। तो बेटा आज मैं यहीं तक छोड़ूंगा, कल इससे आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा पार्ट यहां से आगे पढ़ाऊंगा। तो बेटा आज हमने श्वसन की पूरी स्ट्रक्चर को देखा, संरचना को देखा, ट्रैकिया, लैरिक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकल, ब्रोंकियल, फेफड़ा, और उसके बाद हमने अनॉक्सी श्वसन को पढ़ा है। तो कल हम अनॉक्सी श्वसन से बाद ऑक्सी श्वसन को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं राहुल सिंह आज आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। कल मिलते हैं ऑक्सी श्वसन के साथ। जय हिंद।